हेलो बच्चों, माय नेम इज आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल पीएम गुरु। तो बच्चों, आज से एक रिवीजन की क्लास आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट वाली क्लास तो उसके वीडियो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन रिवीजन भी साथ में, चूँकि जो बच्चे अभी इस साल 12 को एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए मैं चाह रहा हूँ कि कंप्लीट सिलेबस का मैं रिवीजन करा दूँ थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर में जितने चैप्टर वाइज 15 साल के क्वेश्चन 2000 उसके पहले का करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। तो 2006 ऑनवर्ड आपको 2020 तक के प्रॉब्लम्स मैं चैप्टर वाइज आपको डिस्कस करता हूँ और उसमें कॉन्सेप्ट भी समझाते चलेंगे, तो आपका रिवीजन कम्प्लीटली। और अभी आपके पास इतना टाइम है कि सारे के सारे चैप्टर इसमें रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपको पता है कि मैकेनिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिक्स ही स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ वो है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर और यूनिट डायमेंशन। आपको पता है यूनिट डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर की बात करूं, ठीक है, तो उस साल भी जो है आपके हम जानते हैं 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो इस चैप्टर और बहुत ही छोटा चैप्टर है और लगभग क्वेश्चन एक ही पैटर्न के आते हैं, कभी कभी तो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर स्टार्ट करते हैं, फिर यूनिट डायमेंशन आज ही के लेक्चर में ख़त्म करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बेटा 2004 का वेक्टर का। पहले हम लोग वेक्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2004 में जो आया हुआ है, 2004 का क्वेश्चन है। हालांकि मैंने कहा था 2006 से ऑनवर्ड कराने के लिए, बट एक क्वेश्चन 2004 का भी करा ही दे रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर से क्वेश्चन, डायरेक्ट वेक्टर से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कम आते हैं। लेकिन आपको पता है बिना वेक्टर के आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें दिया इफ द वेक्टर 2i + 3j 2i + 3j + 8k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। दूसरा वेक्टर क्या दे रखा है 4j - 4i + ak, देन द वैल्यू ऑफ ए इज़। ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं, तो ये आपस में परपेंडिकुलर दिए हुए हैं और इसमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है। आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो सिंपल, अगर इस वेक्टर को मैं ए मान लूँ, कैपिटल ए कर लेता हूँ कि ऑलरेडी यहाँ हम लोग ए लिखे हुए हैं, तो इसको कैपिटल ए कर लीजिए। और इस वेक्टर को अगर मैं बी सपोज कर लूँ तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, ए डॉट बी क्या होना चाहिए 0, क्योंकि वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे 2 4 या 8 और -12 + 8k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 8k = 4। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत इसमें? देखिए 2 4 या 8 3 × -4 -12 8k, तो यहाँ आ जाएगा -4। राइट में ट्रांसपोज करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये 8k हो गया। तो k की वैल्यू आपकी आ गई। सिंपल, आपको बस इतना याद रखना है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें बेटा, द वेक्टर a एंड b आर सच दैट mod of a + b = mod of a - b, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b इज। ये आपको गिवन है, वेक्टर a + वेक्टर b = mod of वेक्टर a - वेक्टर b। आपसे पूछा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन ये 2006 का क्वेश्चन है, 2006 और 2016 में भी यही सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है और कुछ नहीं, ठीक है। 2016 में देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन का लैंग्वेज, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज magnitude of sum of two vector is equal to magnitude of difference of two vector, then find the
एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का चेंज है। अब ए प्लस बी का मतलब याद करिए, अगर दो वेक्टर्स को ऐड किया गया था तो उसका रिजल्टेंट ये फॉर्मूला था। देखिए वेक्टर आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, इसी को कहते थे वेक्टर आर का मॉड, या सिंपल आप इसी को ऐसे भी लिखते थे, दिस इक्वल टू आर, और आर इक्वल टू क्या आपको बताया गया था बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को करते समय, और कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर वेक्टर ए ये है, एक वेक्टर बी है, ये मान लीजिए वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, इसके बीच की एंगल अगर थीटा है, ए और बी के बीच की एंगल थीटा है, तो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच की एंगल देखिए कैसे निकालेंगे। माइनस बी का मतलब इसका डायरेक्शन पलट कर दीजिए, ये माइनस बी हो गया। अब ए और माइनस बी के बीच की एंगल कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, कई सारे क्वेश्चन में यूज़ होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर वाइज मैं आपको बताते चलूँगा। वेक्टर ए और बी के बीच की एंगल अगर थीटा है तो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच की एंगल 180 माइनस थीटा होगी, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए इसका मतलब क्या आपको निकालना, मॉड ऑफ दिस मतलब आर, तो ये फॉर्मूला आप रख लीजिए। तो लेफ्ट हैंड में आपका हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बात समझ में आ गई, इज इक्वल टू राइट हैंड में ए माइनस बी है, तो यहाँ क्या आएगा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ए माइनस बी है, तो एंगल यहाँ कितना लेंगे, 180 माइनस थीटा। दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दी और सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आपको पता होना चाहिए कॉस 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये यहाँ से कैंसिल हो गए दोनों, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सिंस ए एंड बी आर नॉट 0, तो यहाँ से क्या आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, कॉस के टेबल में 0 वैल्यूज़ कितनी होती है, π/2 की, तो एंगल निकल गया π/2। दोनों वेक्टर के बीच की एंगल कितनी हो गई, π/2। ठीक है, हो गया कंप्लीट ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था 2006 एंड 2016, 2 साल पूछा गया है क्वेश्चन है बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 2007 का क्वेश्चन। ठीक है, 2007 ये क्वेश्चन दिया है, इफ़ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी। आपके क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का मॉड इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी। आपको कैलकुलेट करना है ए प्लस बी मॉड, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब ये भी आपको ये पता है कि ए प्लस बी अभी आपको फॉर्मूला लिखाया है, ए प्लस बी का मतलब क्या है बेटा, आर, और आर इक्वल टू क्या भी आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बेसिकली आपको थीटा पहले कैलकुलेट करना है, इसके हेल्प से थीटा निकालिए और इसमें आप पुट कर लीजिए। देखिए इसका मतलब आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए बी साइन थीटा एन कैप, चूँकि मॉड है तो एन कैप हट जाएगा आपका, तो ये आपका आ गया ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ए और बी तो इधर से कैंसिल हो गया आपका, कॉस थीटा इसके नीचे ले आइए, तो ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू √3। टेन के टेबल में √3 किसकी वैल्यू होती है बेटा, थीटा इक्वल टू कितना होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब π/3, 60 डिग्री यही यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 की वैल्यूज़ कितनी होती है, 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये आपका, सॉरी ये अंडर रूट में है बेटा, ये आपका अंडर रूट में है,
तो इसको आप ऐसे, ऑप्शन जो आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पे पावर 1/2, इसकी वैल्यू जो होगी। ठीक है, ये ऑप्शन है आपका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिए और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर 15 ईयर के क्वेश्चन कर लिए तो सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेशली जो बच्चे 1 साल 2 साल तैयारी कर चुके हैं, सिलेबस उनको लगभग सारा आइडिया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कुछ फोर्सेस दिए हुए हैं। इधर आपका 1 न्यूटन का है, ये एंगल आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। एक फोर्स इधर लग रहा है ऐसे, एक यहाँ पे है 2 न्यूटन का, और इधर आपका है 4 न्यूटन। ये एंगल आपका दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, आपसे ये कहा गया है 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर एज शोन इन द फिगर टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज। ठीक, क्वेश्चन ये है कि ये फिगर दिया हुआ है और रिजल्टेंट कह रहा है कि वाई डायरेक्शन में ही होना चाहिए, तो कितना एडिशनल फोर्स और इसमें लगा दें जिससे रिजल्टेंट हमें हमेशा क्या आ जाए, वाई डायरेक्शन में आए। तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा समझाया है कि जितने टेढ़े वेक्टर होते हैं, टेढ़े वेक्टर का मतलब ऐसे वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग ना हो। ठीक है, उसको सबसे पहले तोड़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिजॉल्व करना। रिजॉल्व कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो इस वेक्टर को भी तोड़िए, इसको भी तोड़िए और इसको भी तोड़िए। 3 फोर्सेज हैं कुल आपके, है ना। तो ये आपका यहाँ देखिए, ये 30 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा आपका। ये 30 है। ठीक है, इस वेक्टर का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा 1 cos 60, और इस वेक्टर का इधर कितना हो जाएगा कंपोनेंट प्लस 2 cos 60। इस वेक्टर का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4 sin 30। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हुआ है। चूंकि आपको कह रहा है कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, सिर्फ वाई डायरेक्शन में, तो वाई वाला निकालने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन आपको चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 × 1/2, ये हो गया आपका 2 न्यूटन लेफ्ट में, और ये आपका कितना हो गया 1 cos 60 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 2 × 1/2, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना गया 1/2 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 3/2। राइट में 3/2, इधर 2 न्यूटन। इसका मतलब रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा, इसका एक्स एक्सिस में 1/2 न्यूटन लेफ्ट में। ठीक, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन में, तो हमें चाहिए ही नहीं चाहिए, सिर्फ रिजल्टेंट किधर चाहिए वाई डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अगर मैं इतना ही फोर्स 1/2 न्यूटन का राइट में लगा दूं, तो एक्स डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जब रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्स बचेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका होगा कि 1/2 न्यूटन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम फोर्स लगा दें एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा किस डायरेक्शन में लाई करेगा, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। आप चाहें तो इसको न्यूटन्स लॉ में भी कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन लिखा होगा। ठीक, या फिर आप वेक्टर में भी कर सकते हैं, क्योंकि है एक्चुअली में वेक्टर का ही क्वेश्चन, इसमें कुछ न्यूटन्स लॉ लगना ही नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 2009 का। 2009 ये क्वेश्चन ये दिया बेटा, देखो मैं एक बार रीड करता हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन रोटेशनल मोशन में भी आपको मिल सकता है, क्योंकि बेसिकली आपको यहाँ टार्क कैलकुलेट करना है। फाइंड द टार्क, टाउ इक्वल टू दिया हुआ है R क्रॉस F, ये गिवन है। ऑफ ए फोर्स, फोर्स कितना दे रखा है ये देखिए -3I प्लस J प्लस 5K, एंड एक्टिंग एट ए पॉइंट, वेक्टर R आपको दे रखा है 7I प्लस 3J प्लस K। ठीक, आपसे टॉर्क पूछा जा रहा है, तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको A क्रॉस B आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो R क्रॉस F आपको कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट से कैलकुलेट करते हैं। पहले I लिखते हैं, फिर J लिखते हैं, फिर K लिखते हैं। अगर आपको बेटा वेक्टर नहीं समझ में आया है,
तो वेक्टर की वीडियो आपके लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप वेक्टर वहाँ से देख सकते हैं। तो आई जे के हो गया आपका। अब आर वेक्टर का कोफिशिएंट पहले लिखते हैं, आई जे के का 7 3, देखिए आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, फिर के का 1, फिर आपका एफ वाले का लिखिए तो -3, यहाँ आपका 1 और यहाँ आपका आ गया 5। बात समझ में आ गई। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, देखिए पहले आई लिखते हैं, फिर इसकी रो और कॉलम डिलीट, तो 5 3 15 -1, ठीक, -j क्योंकि इसका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर इसके बाद ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो 7 5 35 और +3, 35 +3 और +k, इधर आपका कैंसिल, इधर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 7 और +9, 7 + 9, ये आपका आ जाएगा 14 आई कैप, और ये हो गया -38 जे कैप, और इधर आ गया 9 7 16, तो 16 के कैप। ये आपका आंसर था। 4 नंबर के क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको वेक्टर बेटा आता है तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल, कोई भी टफ क्वेश्चन तो आया ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया 2009 का क्वेश्चन। आगे आते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, आपको 6 वेक्टर दे रखे ए बी सी डी ई एफ। 2009-2010 का क्वेश्चन है बेटा, 2010 है ये क्वेश्चन। ये दे रखा वेक्टर ए ऐसे दे रखा है इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी इधर दे रखा है, वेक्टर सी फिर आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है, और वेक्टर डी कुछ ऐसे दे रखा है, वेक्टर ई आपका इधर दिया है लेफ्ट डायरेक्शन में, वेक्टर एफ आपका ऐसे दे रखा है, ठीक। आपको ऑप्शन दे रखा है, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सही चेक करना होगा बेटा, बी प्लस ई इक्वल टू एफ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका बी प्लस सी इक्वल टू एफ, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका डी प्लस सी इज इक्वल टू एफ। चौथा ऑप्शन दे रखा आपके पास डी प्लस ई इक्वल टू एफ। हाँ, समझ में आ गई। अब आपको सिंपल ट्रायंगल लॉ पता होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन दिया बी प्लस सी इक्वल टू एफ, वेक्टर वी कहाँ है, ये नीचे देखिए, इसका सॉल्यूशन इधर, वेक्टर बी पहले ड्रॉ कर लिया आप, प्लस ई किधर है आपका, ये है लेफ्ट में, इसके हेड से दूसरे वेक्टर को ज्वाइन करेंगे, ये इसका रिजल्टेंट होगा। क्या बी प्लस सी इक्वल टू, जबकि एफ का डायरेक्शन उधर है, तो क्या ये एफ है, नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। इस ऑप्शन को चेक करिए, बी प्लस सी इक्वल टू एफ, बी इधर है लेफ्ट में, यहाँ नीचे है, और प्लस सी किधर है राइट में, तो रिजल्टेंट तो इधर आएगा ना। ये एफ, तो एफ का डायरेक्शन क्या दे रखा, क्या नहीं दिया है, इसका मतलब ये भी गलत है। इसको चेक करिए, डी प्लस, थर्ड ऑप्शन को चेक करिए, डी किधर है आपका बेटा, ऊपर ड्रॉ कर दिया पहला वेक्टर, प्लस सी किधर है राइट में, तो ये हो गया सी, ये डी हो गया, इसका रिजल्टेंट ये आएगा, तो ये एफ है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। ये थर्ड पार्ट होगा बेटा, ठीक। चौथा पार्ट, अब चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब 3 गलत है तो चौथा सही है, वैसे भी चेक कर लिया। डी वेक्टर किधर है आपका, ऊपर, और ई वेक्टर किधर आपका, लेफ्ट में, यहाँ आपका आ गया ई, इसका रिजल्टेंट देखिए ये, और यही डायरेक्शन क्या दे रखा है आपका, एफ का, इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो सिंपल ट्रायंगल लॉ आपको कैसे ऐड करते हैं कभी भी वेक्टर को बेटा, पहले एक वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए, उसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करते हैं, और रिजल्टेंट जो होता है पहले वाले का टेल और फाइनल वाले का हेड, बस इतना ध्यान रखना, सिंपल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, और इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेटा 2015 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन ये है। वेक्टर ये दिया हुआ है आपका, मैं पहले लिख दूँ, cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, एंड वेक्टर भी दिया हुआ है cos ओमेगा टी बाई 2i कैप प्लस साइन ओमेगा टी अपॉन 2j कैप। आपसे क्वेश्चन कहा है कि वेक्टर ए एंड बी आर द फंक्शन ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ t एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर।
ध्यान रखना बेटा, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है सिंपल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। और अभी आपको सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही बताया था, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। बस इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दीजिए, आपको टी की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, निकल जाएगी यहाँ से। सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो, तो ज़ीरो आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो cos ओमेगा टी अपॉन 2, फिर इसका प्लस साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी बाई 2, ठीक। दिस इक्वल टू क्या होगा बेटा, ज़ीरो। ये देखिए फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, cos A cos B प्लस साइन A साइन B, तो ये हो जाएगा आपका cos A माइनस B, मतलब cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी अपॉन 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ बेटा आपके लिए, ये होता फार्मूला cos A, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर दूँ। अभी इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो आप आएगा cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, तो क्या आ जाएगा ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू ज़ीरो। कॉस के टेबल में जीरो किसकी वैल्यू होती है, इक्वल टू कॉस पाई, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आपका ओमेगा टी अपॉन 2 इक्वल टू पाई बाई 2 की वैल्यूज होती है, इक्वल टू पाई बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, पाई अपॉन ओमेगा, ये ऑप्शन है। फॉर्मूला देखिए क्या यूज़ किया गया है बेटा, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला आपका। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ माइनस होता फॉर्मूले में तो यहाँ प्लस होगा, और अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, एक साथ दो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। अब ये 4 नंबर के क्वेश्चन में सिंपल ये फॉर्मूले का ही यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री का। ए डॉट बी तो मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है, फॉर्मूला बोलता है ये कॉस ए माइनस बी का, और सिंपल फॉर्मूला है आपका, तो नोट करिए इसको। एंड द लास्ट क्वेश्चन 2016 का, इसमें जो है इस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया कि 2006 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन 2016 में ही पूछा गया, तो वो आपका एक तरह से क्या हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है। तो वेक्टर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। और देखिए मैक्सिमम क्या है, डॉट और क्रॉस पे ही पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका शुरुआत करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। अगला टॉपिक है जो आपका वो है यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें सब कुछ आएगा बेटा, डायमेंशन, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, सब कुछ इसी में होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो 2006 का है, 2006 क्वेश्चन ये है, आपके पास क्वेश्चन तो खैर होगा, एक इक्वेशन दे रखा है, v है वेलोसिटी, दिस इक्वल्स टू दिया ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, ठीक है। आपसे कहा है द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय दिस इक्वेशन वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड ए बी सी रेस्पेक्टिवली। सबके डायमेंशन आपको सिंपल निकालने हैं। तो डायमेंशन के लिए आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बेटा, अगर कोई भी इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड में जितने भी टर्म्स हैं, राइट हैंड में जितने भी टर्म्स हैं, सभी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो ये ध्यान रखना, लेफ्ट में एक ही टर्म है वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। दूसरे स्टेटमेंट क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या है, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो देखिए सी के साथ क्या अटैच्ड है, टाइम, इसका मतलब सी का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो सी का डायमेंशन सीधे निकाल लिया आपने, टाइम के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा बेटा। और टाइम को कैसे लिखते हैं ये आपको पता है, बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये टी हो जाएगा। समझ में आ गई बात, एक तो निकल गया सीधे सीधे। अब बात करते हैं इसकी, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन और अपना ए और टी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो ए का डायमेंशन अपने को चाहिए, तो ए इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन टी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन लिख लीजिए क्या होता है, एल टी माइनस 1, और अपॉन टाइम है आपका टी, ये ऊपर जाएगा
तो क्या हो जाएगा LT माइनस 2। तो ए का निकल गया आपका। दूसरा आपसे पूछा गया बी का। बी को समझिए, एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, डायमेंशन में L प्लस L ये बहुत काम का है। L प्लस L इक्वल टू 2L नहीं होता है, ध्यान रखिएगा L ही होगा, या L माइनस L इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्या होगा L होगा। तो अब यहाँ देखिए V का डायमेंशन इसको निकालना है। V का डायमेंशन किसके इक्वल होगा आपका, B अपान T प्लस C के, ठीक। ये डायमेंशन आपके सेम होंगे। अब यहाँ से देखिए T प्लस C का डायमेंशन तो T के इक्वल होगा, तो इसको आप लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ B अपॉन डायमेंशन ऑफ T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V वेलोसिटी का। तो हमें B का चाहिए, तो स्मॉल b आपका हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट B इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए V इंटू टी, ठीक। तो वेलोसिटी कितना है LT माइनस 1, और ये तो टाइम है ही आपका, तो सिंप्लीफाई होगा कितना आ गया बेटा L सिंपल। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से B का डायमेंशन निकल गया, और ये आपका C का निकल गया, और ये आपका A का निकल गया, ठीक है। तो ये तीनों डायमेंशन आपको निकालने थे सिंपल इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें आपको बताया गया कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। और दूसरा, अगर कोई भी इक्वेशन है करेक्ट है तो उसके जितने भी टर्म्स हैं सभी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये तो 2006 का था। हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगला क्वेश्चन है 2007 का। 2007 में क्वेश्चन दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास m, लेंथ l एंड टाइम t एंड करेंट I वुड बी। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपसे कह रहा है, R का डायमेंशन पूछा जा रहा है। किसके टर्म में कह रहा है कि मास m, लेंथ l, ठीक, एंड टाइम t, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन कुछ लोगों को याद भी होगा, आप उससे निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन होगा m L स्क्वायर T माइनस 3 और I माइनस 2, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का है, आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है बेटा, समझा भी देता हूँ। R इक्वल टू होता है V अपान I, और V क्या होता है, V इक्वल टू W अपान Q। तो W अपान Q इंटू I, Q को और क्या लिख सकते हो, W अपान Q इक्वल टू क्या होता है IT, तो I और I स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा T आ जाएगा। W का आपको पता है कितना होता है, M L स्क्वायर T माइनस 2, और अपान यहाँ देखिए T, और ये है आपका I स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आएगा M L स्क्वायर, और ये T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T माइनस 3, और I ऊपर जाएगा तो I माइनस 2। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, याद है तो ठीक है, नहीं तो 30 सेकेंड लगेंगे आपको निकालने में। तो डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। हालांकि देखिए लिखने का तरीका ये होता है बेटा, ये ऐसे ब्रैकेट में लगा कर डायमेंशन को, लेकिन चूँकि हम लोग कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में रिटेन वर्क तो दिखाना नहीं है कि आपने लिखा कैसे है, आपको आंसर चाहिए, इसलिए जल्दी में आप इस ब्रैकेट्स को इग्नोर कर दिए, कोई ज़रूरत नहीं इसको लिखने के लिए, आपको टाइम भी सेव करना है, ठीक है। हाँ, क्लास 11-12 में अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉपरली आपको लिखना होगा। और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 2008 में, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन। 5 क्वांटिटी दे रखी है। पहला एनर्जी डेंसिटी, दूसरा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीसरा ऑप्शन दे रखा आपका डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट, और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, और पांचवा ऑप्शन आपका दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन, किसका किसका डायमेंशन सेम है। ठीक, देखिए अब डायमेंशन, पहली चीज़ तो इसका डायमेंशन तो होता ही नहीं, तो लफड़ाई खत्म, ये बचा 3। एनर्जी डेंसिटी आप याद करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, U = 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², या इसको ऐसे लिखते हैं एनर्जी पर, ये है क्या चीज़, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, U का मतलब एनर्जी ऊपर अपान वॉल्यूम, तो एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी का तो वर्क का सेम ही होता है डायमेंशन, तो लिख लीजिए आप ml² T-2, और नीचे वॉल्यूम का क्या हो जाएगा L3, तो 2 पावर तो कैंसिल हो गई, ये आ जाएगा ml-1 T-2, ये निकल गया पहले का। यंग मॉडुलस क्या होता है बेटा, यंग मॉडुलस का होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का तो डायमेंशन होता नहीं है, तो सिंपल स्ट्रेस का ही डायमेंशन यंग मॉडुलस का होगा, और स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपान एरिया, तो फोर्स कितना होता है ml-T-2, एरिया कितना होता है L², एक कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लिया आपने ml-1 T-2, तो देखिए ये और ये सेम आ गया। ठीक है, तो आपने सीधे सीधे पहला वाला और चौथे वाले का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का निकालना हो तो खैर निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा है फॉर्मूला F = क्या होता है I/B/L, तो B = क्या आ जाएगा यहाँ से बेटा F/I/L, F का क्या होता है ml-T-2, और I का एम्पियर, और L ये क्या है लेंथ है, तो ये कैंसिल हो गया, निकल तो गया, बट ये इसके इक्वल नहीं है, तो आप चाहें तो उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन में बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2008 में ये क्वेश्चन आया था, 2008 में एक क्वेश्चन और आया हुआ है एरर एनालिसिस से। इसमें दे रखा है इफ़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ 2%, परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन और मेजरमेंट ऑफ रेडियस आर में दे रखा है परसेंटेज एरर 2% का। देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए 4/3 πr³। परसेंटेज एरर निकालने का तरीका क्या बताया गया है बेटा, ΔV/V × 100, ये तो कांस्टेंट है 4, 3 और पाई, इसमें कोई भी एरर नहीं होगा, तो ये तो ख़त्म हो गया आपका। इधर क्या हो जाएगा 3 ΔR/R × 100। ये क्या चीज़ है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम है, ये क्या परसेंटेज एरर इन रेडियस। तो कैसे करते हैं बेटा, यहाँ देखो सीधे सीधे 2% दे रखा है, ये इसकी वैल्यू चाहिए, तो 3 × 2 सिंपल कितने हो गए 6% आंसर, कुछ है ही नहीं। आपको आप यहाँ चूँकि मुझे आपको समझाना है तो लिख दिया, अदरवाइज अगर आपको आता तो सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, पढ़ा क्वेश्चन और जवाब दे देंगे। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन 2008 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन दे रखा है m⁴A, l⁴B और t⁴C। ठीक, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, अब आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। वेलोसिटी, इसमें लिख रखा है इफ़ a = 1, b = 0, c = -1। ठीक है, और सेकंड आपका दे रखा है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन फिर लिखा है इफ़ a = 1, b = 1, और ये आपका क्या हो जाएगा c = -2 दिया हुआ है। ठीक है,
और तीसरा, ये डेटा कुछ बेटा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू कुछ और दे रखी है, शायद 3 दे रखा है, ठीक है। और तीसरा है आपका फोर्स। फोर्स आपका दे रखा है इफ़ A इक्वल टू 0, B इक्वल टू आपको दिया है -1 और C इक्वल टू दिया है -2। और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका प्रेशर। प्रेशर इफ़ A इक्वल टू कितना होगा 1, B इक्वल टू दिया है -1 और C इक्वल टू दिया है -2। देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल आपको ये देखना है, अब आपको सिर्फ डायमेंशन लिख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है LT-1। तो यहाँ से देखिए L की वैल्यूज़ कितनी दे रखी है, L का मतलब B की वैल्यूज़ यहाँ से कंपेयर करेंगे 1, जबकि यहाँ कुछ और दे रखा है, ठीक है। और ये तो आ ही नहीं रहा इसमें, तो ख़त्म हो गया ये। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा LT-2। तो यहाँ मतलब B की वैल्यूज़ कितनी है 1, जबकि आपके क्वेश्चन में 1 दिया है, ठीक है। और T की वैल्यूज़ क्या दे रखा है दिस। A की वैल्यूज़ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो A की वैल्यूज़ तो 0 आ रही है, जबकि यहाँ पे A की वैल्यूज़ क्या दे रखा है 1, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी गलत। फोर्स का क्या होता है MLT-2, तो A की वैल्यूज़ क्या है 1, जबकि यहाँ 0 दिया, गलत। अब आप प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर का क्या होता है डायमेंशन। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। तो ये तो फोर्स का आपने लिखा है अपॉन एरिया, तो एक L कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ML-1T-2, ये प्रेशर का है। तो इससे जब कंपेयर करें तो A की वैल्यू 1 देखिए करेक्ट है, B की वैल्यूज़ कितनी है -1 करेक्ट, और C की वैल्यूज़ क्या है -2, ये भी आपका करेक्ट है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही। तो अगर अच्छा डायमेंशन बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायमेंशन 10 से 12 याद करने की ज़रूरत है, बेसिक एकदम बिल्कुल। आपका वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, प्रेशर क्या है, वर्क क्या है, फोर्स क्या है, और आप डेंसिटी क्या है, ये कुछ हो गए। और उसके बाद 3-4 जो कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, प्लैंक कांस्टेंट है, ये 4-5 आपके जो कांस्टेंट है जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो इनका याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए, अगर आपको डायमेंशन याद है तो सीधे सीधे टिक कर लीजिए, आप कुछ नहीं करना है। आपको समझाना है तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज सिर्फ टिक करना रहे तो ये भी टाइम आपका कम हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं बेटा, कोशिश किया जाए कि आज इस चैप्टर को के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया जाए, है ना। ये तो था आपका 2009 का क्वेश्चन। 2010 का क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ है। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही आसान, अभी मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को। किसी का ऑप्शन था किसी क्वेश्चन का, वो 2008 में जो आया था, सेम क्वेश्चन है। द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अभी आपको बताया ये इसका डायमेंशन पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में। और ये है क्या चीज़ आपका एनर्जी डेंसिटी। अभी आपको बताया कि एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये आप कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये U इक्वल्स टू होता है एनर्जी, ये एनर्जी है ध्यान रखिएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझिए, एनर्जी अपान क्या होता है वॉल्यूम। तो एनर्जी का आपको पता है mL²T-2 और वॉल्यूम का L3, तो 2 पावर तो कैंसिल हो गया, ये हो गया ML-1 और T-2, ये आपका निकल गया। तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपको क्वेश्चन देखिए नीट में बहुत टफ नहीं आते बेटा, आते हैं 2-3 क्वेश्चन होते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन मत करिए, क्या ज़रूरत है आपको करने की। 45 में से अगर आपने 42 कर लिया तो बहुत होते हैं, टॉपर्स के इतने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। अब ये हो गया आपका 2010 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2010 में। देखिए एक क्वेश्चन और आया है, ये तो 10 का ही क्वेश्चन था, 2010 में एक क्वेश्चन और आया है 2010। अगला क्वेश्चन ये 2010 का एरर एनालिसिस से। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर रहा हूँ। अ स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवर्स इन फ्री फॉल ऑफ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट
in a given time. He uses this data to estimate g मतलब acceleration due to gravity. The acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in measurement of the distance and time, distance में आपका मैक्सिमम एरर दे रखा है E1 परसेंटेज एरर और टाइम वाले को लिखा है E2. जनरली 5% 10% दिया होता है, बट इसमें डिस्टेंस का परसेंटेज एरर को E1 लिख दिया है. कुछ भी लिखा हो सकता है, XYZ E1 5%, 10%, 20%. टाइम को क्या लिखा E2. तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जी. अब एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल कर रहा है और इनिशियली रेस्ट है. आपने इसको रेस्ट यहाँ से रेस्ट से ड्रॉप किया तो ये फ्री फॉल बॉडी हो गई. इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बट u 0 दे रखा है तो हाफ जी टी स्क्वायर हो गया ये. आपसे g में परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है तो g इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2h अपॉन टी स्क्वायर. बात समझ में आ गई, सही लिखा है ना. हाँ ठीक है. परसेंटेज एरर इन जी देखिए कैसे निकालेंगे, एक लाइन का क्वेश्चन है. डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100. 2 में तो होगा नहीं क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यूज होता है बेटा उसमें कभी परसेंटेज एरर नहीं निकाला जाता है. तो ये आपका 2 ख़त्म हो गया. तो डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100. चूँकि मैक्सिमम परसेंटेज एरर होता है तो इसलिए इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100. ये आपका हो गया. अब आप इसकी वैल्यू दे रख लीजिए. ये परसेंटेज एरर इन एच है, डिस्टेंस क्या दे रखा आपका E1 प्लस 2 और ये टाइम में कितना दे रखा E2. ये आपका ऑप्शन हो गया. सीधा सीधा क्वेश्चन है और लिखने की भी ज़रूरत नहीं. अगर आपको आ रहा है तो सीधे सीधे आप आंसर टिक कर सकते हैं. ये सब चैप्टर ऐसे हैं बेटा जिसमें बिल्कुल टाइम लगेगा ही नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो इस चैप्टर को देखिए 2 क्वेश्चन आया 2010 में और हर साल अभी इस साल भी 2020 में आपका इससे जो है कितने क्वेश्चन आए थे, कुल 2 क्वेश्चन आए थे. 2 नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन आए थे. ठीक है. तो 2020 में और बहुत ही आसान चैप्टर है. अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया हुआ है द डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन पूछा जा रहा है किसका, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे पावर -1/2. इसका डायमेंशन पूछा जा रहा है. तो कुछ नहीं इसमें, बहुत ही आसान है. अगर आपको याद हो ये है क्या चीज़, देखिए दिस इक्वल टू, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मैग्नेटिज्म में. यही चीज़ तो है ये, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे पावर -1/2. मतलब इसका डायमेंशन C के डायमेंशन के इक्वल होगा. और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है. तो इसका मतलब LT-1. ये सिंपल मीटर पर सेकंड, ये आपका हो गया. समझ में आ गई बात. अच्छा ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको कहिए तो बता दूं. सीधा सीधा आपने कूलम्स लॉ पढ़ा है, F इक्वल्स टू क्या होता है. चलिए इसको पहले मैं मिटा दूं. आपका क्वेश्चन का आंसर तो हो गया बेटा, बट इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको क्योंकि ये फार्मूला आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला है. आपने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9. ठीक है. दूसरी वैल्यूज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपने पढ़ी है 10⁻⁻7. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ये मैग्नेटिज्म में. दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए. डिवाइड करेंगे तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16. इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर. देखिए 9 को 3 लिख लिया, इधर स्क्वायर कर लिया, 16 है तो 8 कर लिया. 3 इंटू 10⁸ क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो आप इसको लिख सकते हैं C² 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट. तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट. यही चीज़ आपको दे रखा है डायरेक्ट. ठीक है. तो ये याद रखिए और कई जगह इसका यूज़ और इस पर क्वेश्चन भी पूछे गए है ना. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. कोशिश कर रहा हूँ बेटा आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी देते चलूँ ताकि उस पर क्वेश्चंस भी आएँ तो आप कर सकें. ये क्वेश्चन तो खैर सॉल्व हो ही जाएगा लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा क्लियर करते चलें आपको. अगला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ ए मटीरियल टूथ. अच्छा ये क्वेश्चन बेटा 2 बार पूछा गया, 2011 में भी पूछा गया और 2012 में पूछा गया, 2 बार लगातार सेम क्वेश्चन.
तो याद रखिएगा इसको, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ये इसकी वैल्यू c के इक्वल होती है। अगला क्वेश्चन है 2011 का। 2011 क्वेश्चन क्या है? द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ 4 ग्राम, डेंसिटी दे रखा है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ, ये आपका CGS सिस्टम में दे रखा। अब नए सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है इसकी वैल्यूज़ को, और वो नया सिस्टम क्या है जिसमें लेंथ की यूनिट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास क्या दे रखा है आपका 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी। इस नए सिस्टम में निकालना। एक क्वेश्चन को मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा आपको, जब भी यूनिट्स को का कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन कई सारे आते हैं आपके एग्ज़ाम में। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपान M2 पावर A L1 अपान L2 टू द पावर B और T1 अपान T2 टू द पावर C। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम। M1 मास की यूनिट फर्स्ट सिस्टम में, ये सेकेंड सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम, सेकेंड सिस्टम, फर्स्ट और सेकेंड सिस्टम। अब सबसे पहले करते क्या, सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको सिंपल बताया। सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ये डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी का डायमेंशन पहले लिख लीजिए। डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा m, और ये सेंटीमीटर है L-3, ठीक। यूनिट क्या होती है इसका kg पर, SI सिस्टम kg पर मीटर क्यूब, तो kg का मतलब मास हो गया और मीटर L-3 हो गया। अब इससे कंपेयर करिए, m पे पावर a है तो इसका मतलब a की वैल्यूज़ कितनी हो गई यहाँ 1, और लेंथ वाला तो b की वैल्यूज़ कितनी हो गई -3। इसमें t है नहीं, आप चाहें तो t पावर 0 लिख सकते हैं, तो c की वैल्यूज़ कितनी हो गई 0। बात समझ में आ गई। पहले मैं लॉन्ग कट से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद तो शार्ट में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टाइम आपका बच जाएगा। देखिए क्या है तरीका। हमेशा ये फर्स्ट सिस्टम मान लीजिए, पहला सिस्टम जिसमें आपका N1 की वैल्यूज़ क्या दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ 4 दे रखा है। आपको N2 न्यू सिस्टम में कैलकुलेट करना है। M1 क्या है मास, L1 क्या है लेंथ, और T1 क्या है टाइम। पहले सिस्टम में मास की जो यूनिट है यहाँ ग्राम है, 1 ग्राम हो गया 1 ग्राम। लेंथ क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, और टाइम क्या हो गया 1 सेकेंड हो गया। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, 4 × 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो 4N1 हो गया, M1 की वैल्यू 1 ग्राम हो गया, और ये आपका L1 हो गया, ठीक। नए सिस्टम में आपको N2 कैलकुलेट करना, ये हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। M2 आपके क्वेश्चन में बेटा दे रखा है, लेंथ की यूनिट 10 सेंटीमीटर नए सिस्टम में। अच्छा ये कुछ भी दिया हुआ हो सकता है अल्फा लिखा हो सकता है बीटा लिखा हो, या XYZ कुछ भी, ये 10 के जगह 100 लिखा हुआ हो सकता है। तो जो भी दिया गया होगा वही आप यहाँ रख लेंगे। ये हो गया 10 सेंटीमीटर। और मास कितना दे रखा है बेटा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये L2 है बेटा, और M2 आपको दे रखा है मास 100 ग्राम, और T2 आपको क्या है 1 सेकेंड। इसमें कोई चीज़ नहीं, ये वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, अब आप रखेंगे तो N1 की वैल्यूज कितनी हो गई 4। देखिए यहाँ M1 1 ग्राम अपान M2 100 ग्राम, तो 1 अपान ग्राम तो कैंसिल हो गया तो 1 अपान कितना हो गया बेटा 100, और इस पर पावर a की वैल्यूज कितनी है 1 है। L1 कितना आपका दिया है 1, और L2 कितना दिया है बेटा 10, इस पर पावर क्या है b की वैल्यू देखिए -3, और ये आपका 1 सेकेंड ये तो ख़त्म हो गया आपका। अब इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आ रहा है। देखो यहाँ बेटा 4 × ये 10 100 है, इसका मतलब 10 पे पावर कितना हो गया 2, ऊपर आएगा 10 पावर -2, ये आपका 10 पे पावर -1 और पावर ये हो गया, तो 10 टू द पावर हो गया आपका कितना 3, ये आपका गया 40। ये सीधा आंसर हो गया, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को, ये प्रॉपर वे है सॉल्व करने का। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, सब कुछ पता होगा तो सारे कुछ चीज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन भी टफ नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। 2011 का क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन इसमें बेटा 2012 का क्वेश्चन आपको दे रखा है 2012। द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। एक फोर्स दे रखा है जो डैम्पिंग फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स, वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी दे रखा है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। करा द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो एफ इक्वल टू आप इसको क्या लिख सकते हैं, के इंटू वी। अब के की आपकी द यूनिट ऑफ, हाँ के की आपकी यूनिट पूछी जा रही है। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एफ बाई वी। एफ क्या होता है, देखिए डायमेंशन से ही निकालिए। तो एफ का डायमेंशन कितना होगा, एम एल टी माइनस 2, और ये आपका क्या है वेलोसिटी, एल टी माइनस 1। एल कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम टी माइनस 1। ठीक है, सही है ना ये बेटा, हाँ ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, एम का मतलब के जी, और ये आपका पर सेकेंड। बात समझ में आ गई। तो के जी पर सेकेंड इज द ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बेटा 2012 का था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2013 का क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सवाल है ये। आपको दे रखा है P इक्वल्स टू 2013। आपके क्वेश्चन में दे रखा P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपान सी डी। ठीक है, ए में परसेंटेज एरर जो दे रखा है, ए का 1%, बी का आपका दे रखा है 2%, सी का आपको दे रखा है 3%, और डी में आपको परसेंटेज एरर दे रखा 4%। आपसे कहा है क्वेश्चन में, एक बार फटाक से रीड करता हूँ। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटी ए बी सी डी आर मेजर्ड विद द परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एज, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन पी। बहुत आसान क्वेश्चन। ये सब जितनी देर में आपको मैंने पढ़ा है उतनी देर में आप आंसर लिख सकते हैं। परसेंटेज एरर इन पी कैसे निकलेगा, डेल्टा पी अपान पी इंटू 100 आपको बताया है। तो 3 इंटू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, प्लस 2 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, प्लस डेल्टा सी अपान सी इंटू 100, प्लस डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। अब रख दीजिए सारी वैल्यूज़। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना हो गया बेटा, 4 3 7, 7 3 10, 4 14, 14% आपका परसेंटेज एरर इन पी आपका हो गया। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया 2013 का क्वेश्चन था। इसके बाद आपका आते हैं 2014 का। बेटा आई थिंक 45 मिनट का वीडियो हो गया। मैं चाह रहा हूँ 45 मिनट से बड़ा ना हो, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन लग रहा है इसमें अभी। 2014 ठीक, देखता हूँ कि 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, 1 घंटे से बड़ा ना जाए, क्योंकि अभी अच्छे खासे क्वेश्चन 2020 तक के हैं। तो 18 10 28 7 8 10 क्वेश्चन है अभी। चलो देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ना किया जाए तो फटाफट हो जाएगा, बट एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए ज़रूरी है। रिवीजन का मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़े क्लियर होते जाएं। क्वेश्चन ये है बेटा, इफ़ फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट, द डायमेंशन ऑफ मास आर। मास का डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है, और इसमें क्या है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम इज़ द फंडामेंटल यूनिट्स, और मास का आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तरीका क्या होता है बेटा, मास का डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, मास इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फोर्स पे पावर ए, वेलोसिटी पावर बी, और टाइम पे पावर क्या कर लेते हैं, सी। ठीक, एक इक्वेशन। अब इसको डायमेंशन दोनों साइड का लिखिए। मास का क्या होगा, एम एल पावर 0 टी पावर 0।
इज इक्वल टू, हालांकि इस एक स्टेप मैं कम कर रहा हूँ बेटा, इक्वल टू के इंटू समथिंग लिखेंगे, ये क्वांटिटी वेर के इज डायमेंशन लेस, बट टाइम बचाने के लिए यहाँ पे। अब फोर्स का क्या हो जाएगा बेटा डायमेंशन फॉर्मूला, एम एल टी माइनस टू पावर ए, वेलोसिटी है एल टी माइनस वन पे पावर बी, और ये है आपका टी पावर सी। टी तो टाइम दे रखा है। अब इस राइट हैंड में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका मतलब हो गया एम पे पावर यहाँ से इस ब्रैकेट से ए, इसमें एम है नहीं, इसमें नहीं है। अब एल पे आइए, एल पे पावर यहाँ क्या है बेटा ए, यहाँ पे हो गया प्लस बी, और यहाँ पे है ही नहीं एल, और टी पे पावर यहाँ से क्या आएगा माइनस टू ए, और यहाँ से माइनस बी, और यहाँ से प्लस सी, और इधर आपका आ गया एम जीरो एम वन एल जीरो और टी जीरो। कंपेयर कर लीजिए तो ए की वैल्यूज़ कितनी आ गई आपकी, ए इक्वल्स टू 1, पहला इक्वेशन देखिए, इधर एम पे पावर ए है, इस पे एम पे पावर 1 है। दूसरा क्या आपका बना, ए प्लस बी एल पे पावर है, इधर जीरो है, और ए की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो बी इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या आ गया -1। तीसरा देखिए कंपेयर करिए, तीसरा आपको दे रखा है -2a माइनस बी और प्लस सी इक्वल टू क्या है 0। ए की वैल्यूज़ कितनी दे रखी है 1, तो ये हो गया -2, बी की वैल्यू -1 तो ये +1 हो गया, प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू कितना आ गया 1 यहाँ से। ठीक है, तो आपका कैलकुलेट करना था ये, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ से ऑप्शन आपका दे रखा है। अब ये वैल्यूज़ ए बी सी की पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए ए की वैल्यूज़ कितनी आई है 1, टी हो गया एफ, और वी पे पावर बी, बी की वैल्यूज़ कितनी आई बेटा -1, तो वी पावर -1 हो गया, और टी पावर सी, तो ये आपका हो गया कितना टी पावर 1। ये आपका फाइनल रिजल्ट आया, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन दे रखा है फिलहाल, एफ वी पावर -1 टी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2014 का क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये कॉन्सेप्ट पे लगातार 3-4 साल क्वेश्चन पूछे गए सेम कॉन्सेप्ट पे, तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करिए और क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ये 2014 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बल्कि अगला देखिए 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया सेम कॉन्सेप्ट रिपीट किया गया। 2015 में 2 क्वेश्चन पूछे गए और दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे, इसी कॉन्सेप्ट पे। 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया सेम इसी कॉन्सेप्ट पे रिपीट किया गया है। फिर आपका 2017 में जो क्वेश्चन है वो भी सेम क्वेश्चन पे, मतलब 14, 15 में 2 सवाल, 16 और 17, तो कुल कितने हो गए 2, 2, 4, 5 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं। 2014 से लेके 2017 तक, 2014 से 2017 तक 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और पाँचों क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ इस पे, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। और अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि सारे क्वेश्चंस को आप कर सकें इसमें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, इस पे बहुत ही इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 2016 का देख लीजिए। इसमें दिया है द प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c एंड द न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर द 3 फंडामेंटल कांस्टेंट h, c और g, h, c एंड g, 3 फंडामेंटल कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज है द डायमेंशन ऑफ l। किसका इसमें पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैव द डायमेंशन ऑफ l। ये इसका मतलब l का डायमेंशन और एक कॉम्बिनेशन दिया है ये इन तीनों का, उनका डायमेंशन क्या कर रहा है सेम है। तो सॉल्व करनी है, अभी आपको मैंने बताया कि किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ध्यान से ज़रा इस क्वेश्चन को, l इज प्रोपोर्शनल टू h पे पावर a, c पे पावर b और g पे पावर क्या कर लें c, क्योंकि अगर ये इनका कॉम्बिनेशन का डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या आएगा सेम आएगा। तो इधर का डायमेंशन है लेंथ है, लेंथ का मतलब क्या आ जाएगा m0 l1 t पावर 0 इज इक्वल टू, ये प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, तो क्या होता है ये फॉर्मूला देखिए, E इक्वल टू क्या है h न्यू,
तो यहाँ से h इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई अपान न्यू, एच की वैल्यू सॉरी ई की वैल्यूज क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और न्यू का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 अपॉन टाइम, टी माइनस वन होता है, तो टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी माइनस वन, ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट का। तो ये आप लिख लीजिए एम एल स्क्वायर टी माइनस वन पे पावर क्या हो गया बेटा ए, सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, एल टी माइनस वन पे पावर क्या हो जाएगा आपका बी, जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है भाई, देखिए आपने पढ़ा है एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर, तो यहाँ से जी इक्वल टू क्या आएगा बेटा एफ आर स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर का मतलब हो गया एम एल टी माइनस टू और आर स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर अपान एम स्क्वायर, एम वन एम टू आएगा तो एम स्क्वायर, एक एम कैंसिल हो गया आपका, तो एम माइनस वन एल क्यूब और टी माइनस क्या हो जाएगा टू, तो ये हो गया जी का, एम माइनस वन एल क्यूब और टी माइनस टू पे पावर कितना हो गया सी, तो ये तीनों निकल गए। अब सिर्फ आपको कंपेयर करना है, देखिए यहाँ से सबसे पहले ये तो लेफ्ट हैंड में रहने दीजिए, एम एल वन एम जीरो एल वन टी जीरो, राइट में क्या आएगा, देखिए एम पे पावर कितना आएगा बेटा आपका, यहाँ से आ रहा ए, इसमें एम है नहीं, यहाँ से आ रहा माइनस सी, एल पे पावर यहाँ से आ रहा टू ए, इस ब्रैकेट में आ रहा प्लस बी, और इस ब्रैकेट में कितना आ रहा है प्लस थ्री सी, ठीक, और टी पे पावर कितना आ रहा है यहाँ से माइनस ए, यहाँ से माइनस बी, यहाँ से माइनस टू सी। अब कंपेयर कर दीजिए आप, पहला आ रहा है एम पे जो पावर है ए माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से आ गया ए इक्वल टू सी, पहली कॉन्सेप्ट इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ से आ रहा है टू ए प्लस बी प्लस थ्री सी, यहाँ पे क्या आपका वन, तो ए इक्वल टू सी अगर यहाँ पुट कर दें ए की जगह पे सी, तो ये हो जाएगा फाइव सी, मतलब बी प्लस सी बी प्लस फाइव सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा वन, ये क्वेश्चन टू हो गया। तीसरा कंपेयर करिए माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी इक्वल टू ज़ीरो, तो ए के जगह पे जब आप सी पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस सी माइनस, तो माइनस थ्री सी, और यहाँ आ जाएगा माइनस बी माइनस थ्री सी इक्वल टू ज़ीरो, ये तीसरा इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको आ जाएगा टू सी इक्वल टू वन, तो सी इक्वल टू वन बाई टू, सी की वैल्यू वन बाई टू आया, इसका मतलब ए की भी वैल्यू वन बाई टू हो गया। अब सी की वैल्यूज क्या करिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए इस जगह पे सी की वैल्यूज वन बाई टू, तो फाइव बाई टू हो गया, ये उधर जाएगा तो वन माइनस फाइव बाई टू, तो बी इक्वल टू वन माइनस फाइव बाई टू, कितना आ जाएगा ये माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू, बी की वैल्यू आ गई। आप यहाँ पुट कर दिए सीधे सीधे, आपका यही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। एच पे पावर ए है, ए की वैल्यूज वन बाई टू आई है, इसका मतलब एच पे पावर वन बाई टू, और सी की वैल्यूज़ कितनी आई है बेटा, सॉरी बी की वैल्यूज़ आपकी आ गई माइनस थ्री बाई टू, तो सी पे पावर माइनस थ्री बाई टू और जी पे पावर वन बाई टू, ये है आपका ऑप्शन। ठीक, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है इसका ऑप्शन, देखिए थोड़ा और आपको समझा देता हूँ कि क्या है ये एक्चुअली में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जी एच अंडर रूट में, और ये इसको नीचे लाएंगे तो सी क्यूब अंडर रूट में लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक ही अंडर रूट में जी एच अपान सी क्यूब, तो ये ऑप्शन दे रखा है ना। तो इस कॉन्सेप्ट पे लगातार 5 क्वेश्चन पूछे गए 4 सालों तक, तो इस कॉन्सेप्ट को बेटा अच्छे से रिवाइज करिएगा ताकि इस पर कोई दिक्कत ना आए। और देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अभी देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी का बताया था जिसमें परसेंटेज एरर निकालना था, 2019 में सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। 2018 का क्वेश्चन देखिए, 2018 स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, द मेन स्केल रीडिंग MSR आपको दे रखा है 5 mm। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm
एंड द जीरो ऑफ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन। कोइंसाइडेंट आपको 25 दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद दे रखा एरर दे रखा माइनस। तो आपको पता है रीडिंग कैसे लिखी जाती है स्क्रू गेज की? रीडिंग इज इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग और प्लस माइनस आपका एरर। ये होता तरीका लिखने का। बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या क्या डेटा दे रखा है, सिर्फ आपको पुट करना इसमें, है ना। तो ये आपको दे रखा है डेटा, और मेन स्केल रीडिंग कितना दे रखा है आपका बेटा 5 mm, इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए एक ही यूनिट में, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 प्लस लीस्ट काउंट आपका कितना दे रखा है 0.001 इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना आपको दे रखा है 25, और आपका एरर कितना देखा -0.004। तो नेगेटिव एरर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो प्लस 0.004। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 0.529। ये आपका रीडिंग है। सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे इस गेज में रीडिंग लिखा जाता है। फॉर्मूला रखिए और सीधे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अब इसमें वही पिछला क्वेश्चन रिपीट है बेटा कि ए का परसेंटेज है 1%, बी का 2%, सी का 3% और डी का 4%। तो एक्स में परसेंटेज एरर पूछा गया 2019 में। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 2020 का देखो, करंट ईयर का क्वेश्चन 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस पूछा गया। स्ट्रेस का डायमेंशन, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, फोर्स का क्या होता है MLT-2, एरिया का L स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया, ML-1 और T-2 आ गया आपका आंसर सीधे। दूसरा, ये तो पहला क्वेश्चन था 20 का। दूसरा क्वेश्चन देखिए 2020 का, स्क्रू गेज का है। स्क्रू गेज है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट आपको दे रखा, लीस्ट काउंट आपका दिया है 0.01 एंड देयर आर 50 डिवीजन। कितने डिवीजन दे रखे हैं स्क्रू गेज में? डिवीज़न आपका दे रखा है 50 इन सर्कुलर स्केल। द पिच, पिच आपसे पूछा गया है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न, ठीक है बेटा। इनकम हो गई, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको पिच निकालना है। तो लिस्ट काउंट दे रखा, लिस्ट काउंट कितना दिया है 0.01 और पिच को मान लेते हैं पी, नंबर ऑफ डिवीजन कितना 50। तो पी की वैल्यूज़ कितनी हो गई 0.01 इंटू 50 आंसर, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2020, तीसरा क्वेश्चन तो और आसान है यार, बिल्कुल सोच लो 12 नंबर के इसके जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल आसान। और ध्यान रखिएगा इस साल भी इजी क्वेश्चंस आने की संख्या ज़्यादा होगी। टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज़ द वैल्यू ऑफ, अगला क्वेश्चन, रुकिए इसको हटा ही दो। थर्ड क्वेश्चन 2020 का तीसरा क्वेश्चन ये है। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया 9.99 माइनस 0.0099, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर बताना है। तो माइनस करेंगे ये, तो 9.99 और डेसिमल ये है 0099। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा आपका, यहाँ आपका 0 और ये 0 था, तो ये यहाँ से 9 ले आएंगे 10, ये कितना हो जाएगा आपका 1, है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हो गया 9 से ये 8, यहाँ हो गया आपका कितना 8, यहाँ हो गया 9 और यह हो गया 9। ये आया सिंप्लीफाई करने पर, ठीक है। तो एक चीज़ ये बताइए, नहीं ये 0 आएगा बेटा, यहाँ 9 और ये 0 आएगा, यहाँ 10, हाँ ठीक है, ये आपकी वैल्यू जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना है। तो आपको बताया गया सिग्निफिकेंट फिगर में जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डेसिमल का जो सबसे, यहाँ पे डेसिमल कितने प्लेस पे है 2 प्लेस पे, यहाँ पे डेसिमल कितने प्लेस पे 4 प्लेस पे, तो सबसे मिनिमम वाला लेते हैं, मतलब 2 प्लेस पे लेंगे। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा 9.98, सिर्फ डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस लेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर, 2 चैप्टर आपका 1 घंटे में कंप्लीट हो गया और सारे क्वेश्चन आपके हो गए। इससे आप रिवाइज कर लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन हर साल इसी तरह के आते हैं, ठीक है।
थैंक यू।